मुझे दुबई में नर्स की नौकरी मिल गई, मगर कुछ महीनों बाद डॉक्टर कहने लगा मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, लेकिन अब से तुम्हें एक काम करना होगा। मैं मान गई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। रोज़ाना डॉक्टर मुझे एक इंजेक्शन लगाकर एक मरीज़ के कमरे में भेज देता और कहता, इस मरीज़ को तुम संभालोगी। लेकिन कमरे में मुझे ऐसा महसूस होता कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने अगले दिन सहेली से कहा कि उस कमरे में कैमरा लगवा दो। जब कैमरे में मैंने वीडियो देखी तो मेरी जान निकल गई। मरीज मेरे साथ। आज भी मुझे डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और एक मरीज के कमरे में मुझे भेज दिया। और थोड़ी देर के बाद ही मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा, और जब सुबह जागी तो मेरा सारा जिस्म टूट रहा था। न जाने क्या हो रहा था। मेरी जिंदगी में कुछ अरसे तक तो सब कुछ ठीक था, जब तक कि मेरे बाबा इस दुनिया से चले नहीं गए और मेरी जिंदगी में मुसीबतों के तूफान आ गए। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, और आप भी मेरी कहानी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में इस किस्म के लोग होते हैं। आज आप ही फैसला करें कि मैंने गलत किया या सही। मेरा नाम मिनाहिल है। मेरे बाबा डॉक्टर थे और मैं उनके साथ ही काम किया करती थी। लेकिन बाबा जान इस दुनिया से चले गए और हमारे घर में फाके पड़ने लगे। तब मेरी अम्मी के कज़न ने कहा कि इसको बाहर के मुल्क भेज दें, यहाँ पर रहकर ये क्या कमाएगी। अम्मी ने कहा कि बाहर जाकर क्या करेगी। तो उसने कहा, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, जिसके साथ काम करे, यहाँ जैसे पर अपने बाबा के साथ करती थी उसी तरह। अम्मी ने कहा कि इसका बाप था, इसको पता था कि उसकी बेटी नर्स नहीं है, वो फिर भी इसको सारे काम सिखाता था। वहाँ पर तो डिग्री चाहिए होगी। तो उसने कहा कि डिग्री की तो कोई बात ही नहीं है, इसने तो काम देखना है, इसे काम से मतलब है, और काम तो सारे का सारा इसको आता है। और डिग्री का क्या है, डिग्री हम नकली भी बनवा लेंगे। मेरी माँ ने कहा कि ये बात थोड़ी गलत लग रही है, और जवान लड़की को बाहर भेजना। लेकिन बात सच थी कि हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। हम 5 बहन भाई थे। 2 भाई, लेकिन दोनों छोटे थे। एक 5 साल का था और एक 7 साल का। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। पैसे देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता था। मशवरे देने के लिए सब आते थे। लेकिन ये वाले अंकल कम से कम हमारे सारे मामलात तो ठीक करवा रहे थे। उन्होंने मेरे कागजात बनवाए, जिसमें काफ़ी टाइम लगा। उनके बहुत पैसे भी लगे, और उन्होंने फिर मुझे जैसे तैसे करके भेज दिया। मैंने भी कहा कि मैं जाऊंगी, ज़्यादा पैसे कमाऊंगी, यहाँ पर रहूंगी तो इतने ही पैसे बन पाएंगे जिससे हम सिर्फ एक वक्त की रोटी खा सकते हैं, और मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। बाहर के मुल्क में कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब अपने काम से काम रखते हैं। उस आदमी ने कहा था कि रहने का इंतज़ाम भी हॉस्पिटल में ही हो जाएगा, और भी लड़कियां रहती हैं, उनके साथ ही रह लिया करेगी। दुबई जाते हुए सारे रिश्तों को तसल्ली देती रही कि कुछ नहीं होता, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर ही मुझे मेरे साथ एक अजीब हादसा हो गया। एक लंबे कद का हबशी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसको शायद इंग्लिश नहीं आती थी। बार बार एक लफ्ज़ बोलता था, कैन यू गिव नंबर। अपने शहर में रहकर भी ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तेज कदम बढ़ाती जा रही थी। वो मुझसे आगे भी नहीं बढ़ रहा था और मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रहा था, लेकिन बार बार कह रहा था, कैन यू गिव नंबर। फिर हिम्मत करके मैंने उसे नो कह दिया, और इंग्लिश में ये भी कह दिया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। फिर वो वहाँ से आराम से चला गया। तो मेरी जान में जान आई। अस्पताल पहुँच गई और अंकल के बताए हुए डॉक्टर हबीब से मिली। डॉक्टर साहब ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा तो कहने लगे, तुम अकरम की भतीजी हो। बड़ी बात है। अकरम खुद तो ऐसा है जैसे तवे का पिछला हिस्सा होता है, और इतनी प्यारी भतीजी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटी, मुझे भी अपना अंकल ही समझना, लेकिन काम के वक्त मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर साहब हूँ। आप मेरे साथ काम करोगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने मुझसे 2-4 चीज़ों के हवाले से सवालात भी किए, टेस्ट भी लिया, और मुझसे पूछा भी, तुम्हें सारे काम करने आते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल, मुझे सब काम करने आते हैं। मैंने डिग्री भी दिखा दी जो उन्होंने एक फ़ाइल में अपने पास रख ली। उसके बाद मुझे कमरा दिखा दिया गया जहाँ से 2 से 3 और लड़कियाँ भी रहती थीं। उनका सामान भी पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब ने कहा कि दिन की नौकरी करनी है या रात की।
मैंने कहा कि मुझे दोनों टाइम की ड्यूटी करनी है। एक शिफ्ट मेरी सुबह वाली करवा दें और एक शिफ्ट मेरी रात वाली, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ। पहली और आखिरी शिफ्ट में आराम कर लिया करूँगी। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम तो बहुत जल्दी में हो और फिर बहुत ज़्यादा मेहनती भी लगती हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। मैं तुम्हारी रात की ड्यूटी लगा देता हूँ और सुबह फर्स्ट टाइम वाली भी। तो बीच वाली शिफ्ट में आराम करना, नहीं तो दोनों शिफ्ट में तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। वहाँ पर खाना भी मिलता था, जगह भी मुझे मिल गई थी। मैंने अपना सामान भी रख लिया। एक दिन आराम भी कर लिया और अम्मी को फ़ोन करके बता दिया कि सब कुछ ठीक है। अब अगले दिन मुझे काम करना था। डॉक्टर साहब भी अच्छे थे और मेरे अंकल भी। उन्होंने हमारे लिए वाकई बहुत अच्छी नौकरी तलाश की थी, जबकि हैरानी की बात यह थी कि वो बचपन से ही मुझे अपने बेटे के लिए पसंद करके बैठे थे। लेकिन मेरी अम्मी ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका बेटा नशा करता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल उठाई और हमारी मुश्किल भी आसान कर दी। शायद दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। पापा के जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन इरादा कर लिया कि अब अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। कुछ दिन मैंने वहाँ काम किया। थोड़ी मुश्किल हुई। मसला सिर्फ ये था कि काम ज़्यादा था। काम कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे आता ना हो, लेकिन काम ज़्यादा था, इसलिए थक जाती थी। मैं अपने बाप के साथ एक छोटे से क्लिनिक में काम करती थी और ये तो बहुत बड़ा अस्पताल था। मैं बहुत थक गई तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि लगता है बहुत थक गई हो, बैठ के चाय पीते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि एक मरीज है, कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता है। अगर तुम उसकी देखभाल करो तो मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूंगा। इससे पहले डॉक्टर साहब ने मुझसे मेरी मजबूरियां भी उगलवा ली थी। मैंने कहा कि मुझे बहुत मजबूरियां हैं, छोटे बहन भाई हैं, स्कूल का खर्चा है, घर का किराया है, बिजली के बिल हैं और कमाने वाली सिर्फ मैं हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक काम तो है, लेकिन है बहुत मुश्किल। उस मरीज को ऐसी बीमारी है कि उसके पास कोई नहीं जाता, लेकिन उसे सारी रात संभालना होता है और मैं तुम्हें इस काम के अलग से पैसे दे दूंगा अगर तुम उसके पास चली जाओ तो। मैंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बीमारी मुझे तो नहीं लग जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मगर उसके पास जाने से पहले, यानी उसके कमरे में जाने से पहले तुम एक छोटा सा इंजेक्शन लगवा लो तो उसकी बीमारी का असर तुम्हें नहीं होगा। लेकिन कौन इंजेक्शन रोज लग पाए, इसलिए लोग ये काम नहीं करते और मैं बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और बहुत ही अमीर आदमी है। जिस दिन उसे होश आ गया और उसे पता चला कि इन लोगों ने मेरी खिदमत की है, तो वो उनको इतने पैसे देगा कि वो पूरा बंगला बना सकते हैं। वो इतना ज़्यादा अमीर आदमी है। मैं किसी लालच के लिए उसकी खिदमत नहीं कर रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा एक छोटी सी सुई रोज़ लगने से इंसान को क्या हो जाता है। मैं रोज़ इंजेक्शन लगवा लूँगी तो मुझे क्या मसला हो जाएगा। 2 मिनट का दर्द होगा ना। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने पैसे बताए तो मुझको 2 मिनट का दर्द सुकून लगने लगा। ये तो मेरी तनख्वाह से भी डबल थे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये काम करूँगी। अगली ही शाम डॉक्टर साहब ने मुझे उस मरीज के कमरे में भेज दिया। जाने से पहले मुझे एक टीका लगाया। अंदर गई तो मैंने देखा कि 3 साल हो गए और वो बेचारा बेहोश पड़ा था। देखने में काफ़ी खूबसूरत था, किसी अच्छे अमीर ख़ानदान से इसका ताल्लुक था। लेकिन बीमारियां भी तो इंसान देख कर नहीं आती हैं। मैं वहीं पर बैठ गई। डॉक्टर साहब ने कहा था कि वक्फे से उसकी ड्रिप में 1-2 इंजेक्शन डालने हैं। अगर इसमें कोई हलचल हो तो सबसे पहले आकर मुझे बताना है, और अगर इसकी मशीन के पॉइंट्स ऊपर नीचे हों तो उनको हैंडल करना है। जब यूरिन बैग भर जाएगा तो इसको खाली करना है। नाइट ड्यूटी में तो मुझे वार्ड के 30 लोगों को संभालना होता था। यहाँ पे सिर्फ एक ही शख्स को संभाल कर मुझे डबल पैसे मिल रहे थे, तो मुझे क्या मसला था। मैं बहुत खुश हो गई और जाकर कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जो डॉक्टर साहब करने को कह रहे थे वो काम ज़्यादा नहीं था। अभी तो मरीज सुकून से सो रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आने लगी, और वैसे यहाँ पर सोने में कोई मसला भी नहीं था। इस मरीज को भी पता नहीं चलना था और डॉक्टर साहब को भी नहीं। उनकी रात की ड्यूटी नहीं होती थी, वो तो अपने घर चले गए थे। मैं अपने काम के साथ इंसाफ करना चाहती थी, इसीलिए जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंख सुबह ही खुली। सुबह मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि शायद मैं सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। डॉक्टर ने पूछा कि सब कुछ ठीक था। मैंने कहा कि सब बिल्कुल ठीक है।
जबकि दिल में सोच रही थी कि मुझे सोना नहीं चाहिए था, और मैं ऐसी बेखबर सोती रही कि एक दफ़ा भी मेरी आंख नहीं खुली, जबकि मेरी नींद तो इतनी कच्ची थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कमरे में बहुत खामोशी और सुकून था और एसी भी लगा हुआ था। ऐसी खामोशी में तो वैसे ही नींद जल्दी आ जाती है, लेकिन फिर भी मुझे कोई मसला नहीं हो रहा था। मैंने 2-3 दिन में ये काम किया, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि जब मैं कमरे में जाती तो थोड़ी देर बाद मेरा सर चकराने लगता और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती। मुझे होश ही नहीं रहता था। सुबह शिफ्ट चेंजिंग की बेल बजती तो उस बेल पर मेरी आंख खुल जाती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से आया करती थी। अगले दिन फिर यही हुआ। मरीज तो चुपचाप सो रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब मैं उठी तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी जैसे मैंने पता नहीं कितनी मेहनत मजदूरी की है। लेकिन जब मैंने मरीज को देखा तो उसके माथे पर पसीना आया हुआ था। मैं हैरान हुई कि ये तो यहाँ एसी में सो रहा है, और इसको ऐसे पसीना क्यों आ रहा है, जैसे इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया हो। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया और उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि लगता है इसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आइंदा ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कह दिया कि मैं मज़ीद एहतियात करूंगी, लेकिन मेरी अपनी हालत ख़राब होने लगी थी जब भी मैं वहाँ से आ जाती। सुबह मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। कभी मुझे कहीं दर्द होता तो कभी टांगों में, कभी कमर में, कभी गर्दन में। जब मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी तो मैंने डॉक्टर साहब को बता दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, जो इंजेक्शन तुम्हें लगाया जाता है शायद ही उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो इंजेक्शन एक तरह की वैक्सीन है और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैंने कहा कि फिर भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। मेरे लिए तो मेरा काम करना भी मुश्किल हो रहा है। मैं थकी हुई रहती हूँ और दर्द तो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा। कुछ दिन ये काम नहीं करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब की शक्ल अजीब सी हो गई और उन्होंने कहा कि देखो, आज ही मुझे पता चला है कि वो मरीज बहुत जल्द ठीक होने वाला है। जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसका ख्याल रखा है तो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाएगा। तुम ये काम करो, मैं तुम्हारी फीस मजीद बढ़ा देता हूँ। ये बात सुनकर मुझे हैरानगी हुई कि ये डॉक्टर मेरी तनख्वाह क्यों बढ़ा रहा था। इतनी तो इसकी अपनी तनख्वाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैंने घर में पैसे भेजे तो मेरी अम्मी की कॉल आई। उन्होंने कहा कि पैसे मिल गए हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। कहने लगी, इतने पैसे मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखे हैं। सारे घर का राशन भी ले लिया है, बिजली का बिल भी दे दिया है, 2 महीने का किराया नहीं दिया हुआ था वो भी चुका दिया है। अभी भी काफ़ी सारे पैसे बचते हैं। तुम अपना भी ख्याल रखो। मुझे अम्मी की बातें सुनकर खुशी हुई और मैं मुतमईन हो गई। अम्मी ने मुझे 2-4 और खर्चे भी गिनवा दिए। मैं सोचने लगी कि अगर मैं थोड़ा सा और दर्द सह लूंगी तो क्या हो जाएगा। घर वाले तो खुश हैं, मेरी बहन भाई अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, कोई उनके दरवाजे पर पैसे मांगने नहीं आता, तो थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करने से क्या हो जाएगा। डॉक्टर साहब से कहा कि ठीक है, मैं ये काम करूंगी। और अब तो मुझे इंजेक्शन का दर्द भी नहीं होता था, लेकिन और मुझे हर जगह दर्द होता था। उस दिन मरीज के कमरे में बैठी थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि जैसे उसने अपना सर मेरी तरफ किया है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा वो पहले की तरह सीधा ही पड़ा हुआ था। मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हुआ है, क्योंकि वो कोमा में था और ऐसा मरीज अपने सर को इस तरह हरकत नहीं दे सकता। मुझे वहम ही हुआ होगा। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से चक्कर आने लगे। डॉक्टर साहब मेरी तनख्वाह बढ़ाते जा रहे थे और मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। हॉस्टल में मेरी एक दोस्त बन गई। उसका ताल्लुक इंडिया से था, लेकिन वो भी मुसलमान थी। मैंने उसे सब कुछ बताया तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मैंने कहा कि फिर क्या किया जाए। उसने कहा कि इस डॉक्टर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये खूबसूरत नर्स रखता है, उसके साथ चक्कर चलाता है। फिर मैंने कहा, मुझे तो बेटी कहते हैं। उसने कहा, तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करता होगा क्योंकि तुम उसके जानने वाले की रिश्तेदार हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मैंने कहा कि तुम एक काम करो, किसी तरह इस कमरे में कैमरा लगा दो और इसकी रिकॉर्डिंग वाले एरिया में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि हमें मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी और मेरे पास तो मोबाइल था भी नहीं। मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर मेरा दोस्त है और हम जल्दी शादी करने वाले हैं, इसलिए उसके लिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरी तो मुश्किल आसान हो गई। उसने अगले ही दिन मेरा ये काम करवा दिया और हमें इंतज़ार था कि रात गुजर जाए और पता चले कि होता क्या है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी रात इसी तरह की गुजरी थी जैसी गुजरती थी।
मुझे नहीं पता था कि मैं कब सो गई और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा था और आज भी मेरे सारे जिस्म में दर्द हो रहा था। अगले दिन मेरी दोस्त मुझे अगले दिन मेरी दोस्त ने मुझे बुलाया, साथ में उसका फ्रेंड भी था। मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। उन्होंने कहा कि हमें वीडियो मिल गई थी, मैंने देख भी ली है, लेकिन अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। इससे पूरे हॉस्पिटल पर भी हर्फ आ सकता है, डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। मैंने कहा कि ऐसी भी क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो इंजेक्शन मेरे कमरे में जाने से पहले मुझे लगाया जाता था वो कोई वैक्सीन नहीं बल्कि बेहोशी का इंजेक्शन है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे बेहोशी के इंजेक्शन का पता था कि डॉक्टर ने इसे मुख्तलिफ जार में रखा हुआ था। ये डॉक्टर दरअसल औरतों को बेचा करता था और वो मरीज कोई मरीज नहीं बल्कि इसका अपना दोस्त था, जो वहां पर दिल बहलाने का सामान करने के लिए आया करता था और मरीज बनकर लेट जाता था। और फिर ये डॉक्टर खूबसूरत तरीन नर्स को इसी बहाने से उसके कमरे में भेज दिया करता था। ये सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई। वीडियो देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखी तो मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास जाने से पहले हम उस मरीज के पास गए और हमने उसको झंझोड़ कर जगाया। जब उसके पाँव के नीचे हमने कोई गर्म चीज़ लगाई तो वो फौरन जाग गया। अगर वो कोमा में होता तो ऐसे कभी भी होश में ना आता। उसको वीडियो के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया तो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बुरा आदमी हूँ और ये सब कुछ मैं पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ कर चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगी हो, मैं तुमसे निकाह करूँगा, तुम्हें अपने साथ रखूँगा और इस डॉक्टर का खुद हिसाब करूँगा। मेरी दोस्त ने कहा कि तुम्हारी इज्जत इसके सामने तो बर्बाद हो चुकी है, अगर ये तुम्हें अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार है तो तुम हाँ कर दो, ये बहुत अमीर आदमी है और यही डॉक्टर से तुम्हारा बदला भी ले सकता है। मैं अपनी दोस्त की सोच पर हैरान थी, उसको देखती रही और कुछ बोली नहीं। मेरे हाथ में वीडियो थी और मैं हॉस्पिटल के मालिक के ऑफिस की तरफ जा रही थी। मेरी दोस्त मुझे बार बार रोक रही थी, ऐसा मत करो, एक अमीर आदमी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। दुबई में ऐसे बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, जितने हम जैसे लोग सारी जिंदगी भी नहीं कमा सकते। मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया था और वो भी ना जाने कितनी दफ़ा। मैंने उसे कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पीछे खाने वाले 5 लोग हैं और कमाने वाली मैं अकेली, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकती। ये लोग दरिंदे हैं और इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं हॉस्पिटल के मालिक के ऑफिस की तरफ चली गई। खैर से वो बैठा हुआ भी था, नहीं तो वो हर रोज़ यहाँ मौजूद नहीं होता था। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, पर मेरी किस्मत में अच्छा क्या होना था, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया था। मैंने उसको सब कुछ बताया और वीडियो भी दिखा दी। उसने अपने कानों को हाथ लगा लिया और कहा कि तुमको इंसाफ लेके देंगे। डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और उस शख्स को भी। मुझे कहा गया कि तुम यहाँ पर काम करना चाहो तो कर सकती हो। मैंने कहा अब मुझसे यहाँ पर काम नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मैं वापस पाकिस्तान आई, अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी कि तुम जैसे गई थी वैसे ही वापस नहीं आई हो, परेशान रहती हो। मैंने अपनी अम्मी को फिर भी ये बात नहीं बताई। मुझे अपने आप को संभालने में बहुत वक्त लग गया। मुझे रात को बुरे ख्वाब आते थे। मैं सोती थी तो मुझे लगता था कि मेरे साथ वही सब कुछ हो जाएगा। मैं सारी सारी रात जागती रहती थी। उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और वो कितने आराम से मुझे कह रहा था कि मुझसे निकाह कर लो। शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वही कर लेती। और उसके पीछे जवाब भी यही था कि मेरी इज्जत उसके सामने ख़राब हो चुकी थी और अगर वही मेरा मुहाफिज बन जाता तो मेरे लिए बेहतर होता। लेकिन इज्जत लूटने वाले कभी मुहाफिज कैसे बन सकते हैं? इज्जत ख़राब भी तो उसी ने की थी। जिस शख्स की ज़ात से आपको सिर्फ दुख और जुल्म मिला हो, वो आपके लिए खुशी का बाइस कैसे बन सकता है? कैसे मैं होने वाले बच्चों को ऐसा बाप देती जो किसी की बेटी के साथ ये सब कुछ करता रहा है? क्या वो एक अच्छा शौहर या बाप बन सकता था? कभी भी नहीं बन सकता था। मुझे नहीं पता मैंने सही किया कि गलत, आप लोग ही फैसला करें। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मुझे इतना बड़ा दुख मिला है जिसको मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। मैं अब भी अपने घर वालों के लिए काम करती हूँ, अपनी ज़ात को घसीट कर किसी जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ, लेकिन मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अल्लाह ही मेरे लिए बेहतरी करे और किसी ऐसे शख्स को मेरी ज़िंदगी में भेजे जो मुझे संभाल सके। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैंने सही किया या गलत।
अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए। आमीन।